अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक पेज नंबर 268। पेज नंबर 268 अपनी बुक आप लोग ओपन करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर में बेटे हम लोग पढ़े थे डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में जो डिसऑर्डर्स थे उनमें से सबसे पहले हमने वो डिसऑर्डर पढ़े थे जो कि बोन से बिलोंग करते थे। ठीक है, अगर बोन्स को डैमेज हो जाता है कोई भी, तो उस केस में कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके काजेस क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स, उनके सिम्टम्स। ठीक है, ये सारे हमने डिटेल से पढ़े थे। आज भी हम लोग स्केलेटल ही के डिसऑर्डर पढ़ेंगे, लेकिन अब हम बोन्स के नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम किसके पढ़ेंगे, जॉइंट से रिलेटेड जो डिफरेंट टाइप की इंजरीज हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ओवर न्यू टॉपिक दैट इज़ इंजरीज टू जॉइंट्स। पेज नंबर 268 आप लोग ओपन करो, इसमें आपको टॉपिक यहाँ पे नज़र आएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ इसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। इंजरीज टू जॉइंट्स। Joints can be subject to a variety of injuries which can result in pain, swelling, and reduced motion. Here are some common injuries to joints. Number one, dislocations. A dislocation is when the bone in the joint are forced out of their normal position. This can happen as a result of sudden impact or trauma. A severe dislocation can cause tearing of the muscle, ligaments, and tendons. Symptoms include swelling, intense pain, and immobility of affected joint. Uh, Rheumatoid arthritis can also cause joint dislocation. A dislocated joint can only be successfully corrected by physiotherapist. Surgery may be needed to repair or tighten the stretched ligament. पहला यहाँ पे जो डिसऑर्डर आप कह सकते हैं या इंजरी टू जॉइंट कह सकते हैं, जो मैंने अभी रीड की, डैट इज़ डिसलोकेशन। नाम ही से पता चल रहा है कि डिसलोकेशन यानी कि किसी भी चीज़ की जो लोकेशन है उसका चेंज हो जाना, वो अपनी जगह से वहाँ से मूव कर जाना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि लोकेशन है और उसका ऑपोजिट क्या आ रहा है, डिसलोकेशन आ रहा है। तो इस केस में बेटे क्या होगा, व्हाट इज़ डिसलोकेशन। डिसलोकेशन कब होती है, जब जॉइंट्स जो हैं, वो बोन्स जो जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट है, जॉइंट्स का पता है ना, हमने पढ़ा है कि वो पॉइंट जहाँ पे बोन्स मीट करती हैं, जहाँ पे बोन्स जो हैं वो दो बोन जुड़ी होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉइंट्स कहते हैं। तो डिसलोकेशन क्या है कि जब आपके बोन्स जो जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं बेटे, वो फोर्स्ड हो जाएं, वहाँ से निकल जाएं अपनी नॉर्मल पोजीशन से, जो उनकी नॉर्मल पोजीशन थी बोन्स की जॉइंट्स के अंदर। किसी भी वजह से, किसी भी इशू की वजह से वो बोन्स वहाँ से निकल जाती हैं, वो अपनी जगह छोड़ देती हैं, उस प्लेस पे वो नहीं रहती। ठीक है, वो किसी और प्लेस पे चली जाती हैं, डिसलोकेट हो जाती हैं। ऐसे इशू को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कहेंगे इनको हम लोग। उसके बाद हमारे पास आते हैं इसके काजेस के। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि वो बोन जो जॉइंट्स के अंदर प्रेजेंट हैं वो किसी भी इशू की वजह से अपनी जगह से वहाँ से क्या हो जाएंगी, चली जाएंगी, उनकी लोकेशन और हो जाएगी, उनकी जो प्लेसमेंट है वो नॉर्मल पोजीशन पे नहीं रहेंगी। अब डिसलोकेशन के बेटे व्हाट आर द काजेज, इनकी काजेज क्या हैं, ये क्यों होती हैं, तो मैं आपको काजेज पॉइंट वाइज बताती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह क्लैरिटी आ जाए। सबसे मेन काज डिसलोकेशन का क्या है कि ये रिजल्ट है सडन इम्पैक्ट या ट्रोमा का। ठीक है, कुछ सडन, कोई भी अचानक से आपको कोई चोट लग सकती है, आप गिर सकते हैं, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई ट्रोमा हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगी। इसके अलावा और जब डिसलोकेशन बहुत ज़्यादा होती है, कभी कभार तो थोड़ी सी स्वेरिटी है, आप कहीं से गिर जाते हो, आपका पाँव स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशली ये जो आपका आर्म का जॉइंट है बेटे, ये डिसलोकेट हो जाता है। तो चलो ये तो एक थोड़ा सारा मतलब लाइट एक डिसलोकेशन है, लेकिन कभी कभार जैसे कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ डिसलोकेशन ही नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ बोन्स अपनी जगह से नहीं हिलेंगी, बल्कि उस केस में जब स्वेयर किस्म की डिसलोकेशन हो जाती है, बहुत हैवी कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट जैसे सपोज आपका होता है, उस केस में मसल्स के और लिगामेंट्स एंड टेंडेंट्स जो हैं वो भी सारे के सारे उनका भी टीयर ऑफ हो जाता है, आपके मसल्स भी जो है वो फट जाते हैं, जो लिगामेंट्स हैं और टेंडेंट्स हैं उनका भी टीयर ऑफ हो जाता है। ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे आपके वहाँ से उतर जाते हैं सारे, इतना ज़्यादा स्वेयर इंजरी भी जो है वो हो सकती है। इसके अलावा तीसरा यहाँ पे जो काज आएगा डिसलोकेशन का, वो क्या है,
रिमोटॉइड आर्थराइटिस हम पढ़ के आए थे ना, अभी हमने आर्थराइटिस की मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स पढ़ाई थी। तो आर्थराइटिस की वजह से भी, स्पेशली रिमोटॉइड आर्थराइटिस जो है उसकी वजह से भी जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाती है। क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने डिसलोकेशन के काजेस यहाँ पे जो है वो मैंने आपको पढ़ाए। पहला काज मैंने आपको क्या बताया, सडन इम्पैक्ट और ट्रॉमा। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि जब स्वेयर डिसलोकेशन होती है तो उसकी वजह से मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स की टेयरिंग होती है। और थर्ड मैंने आपको क्या बताया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। व्हाट आर द सिम्टम्स? आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो बोन्स हैं वो डिसलोकेट हो चुकी हैं? डिसलोकेटेड जब आपकी बोन्स होती हैं या डिसलोकेशन हो गई उनकी, व्हाट आर द सिम्टम्स? आपको क्या अलामतें जाहिर होंगी बेटे? आपके सिम्टम्स में शामिल होगी स्वेलिंग। जिस एरिया की बोन्स डिसलोकेट हो जाती हैं वहाँ पे स्वेयर किस्म की बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। इंटेंस पेन, इंटेंस पेन का मतलब होता है शिद्दत, बहुत इंटेंस होता है, शिद्दत, शदीद, यानी कि बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है। और आपको आपका जो इफेक्टेड जॉइंट है जो कि डिसलोकेट हो गया है वहाँ पे मूवमेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो जाती है। सपोज जैसे आपका कॉमन एग्जांपल इसकी यही है, जैसे अगर आप स्लिप हो जाओ, आपका पाँव स्लिप हो जाए ना, तो अक्सर आपका जो ये जो आर्म का हमारा ये आर्म वाला जो जॉइंट है ना, ये अक्सर एल्बो जॉइंट जो है ये डिसलोकेट हो जाता है। तो इस केस में आर्म की मूवमेंट जो है वो नहीं होती। ठीक है? आर्म आपका ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं होगा, स्ट्रेट नहीं होगा, स्ट्रेट होकर ऊपर नहीं होगा, और उसको मूव करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। तो इसके कॉमन सिम्टम्स में, नॉर्मल सिम्टम्स में हमारे पास क्या आ गए, स्वेलिंग आ गई, इंटेंस पेन आ गया और इमोबिलिटी ऑफ इफेक्टेड जॉइंट आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, कि अगर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ जाता है, डिसलोकेशन हो जाती है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हमारे पास यहाँ पे दो मेन ट्रीटमेंट आते हैं। एक तो डिसलोकेटेड जो जॉइंट है बेटे, उसको सक्सेसफुली जो है फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो विदाउट सर्जरी भी ठीक कर सकते हैं। वो उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लेके आ सकते हैं बोन्स को। और ये काम कौन करते हैं, ये काम करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। वो बोन को सक्सेसफुली उनके करेक्ट प्लेस पे, सही जगह पे ले आते हैं फिजियोथेरेपी के ज़रिए। और जो फिजियोथेरेपी के ज़रिए इस तरह का काम कर रहा है, डैट इज़ नोन एज फिजियोथेरेपिस्ट। दूसरा यहाँ पे जो ट्रीटमेंट है वो क्या है, कि जब आपका बेटे ऐसा कोई डिसलोकेशन हो जाती है जो फिजियोथेरेपिस्ट, यानी कि फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकती, फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकती, तो उस केस में क्या होता है बेटे, सर्जरी होती है आपके जॉइंट की, आपकी बोन्स की। और सर्जरी से जो है आपका जो बोन्स हैं उनको रिपेयर किया जाता है, जॉइंट को टाइटन किया जाएगा, और जो स्ट्रेच लिगामेंट्स हैं या अगर इन केस आपके जो मसल्स हैं उनको भी जो है वो रिपेयर किया जाता है। क्लियर हो गया? तो हमने जो सबसे पहले यहाँ पे इंजरी पढ़ ली, वो कौन सी पढ़ ली, डिसलोकेशन पढ़ ली। डिसलोकेशन में हमने क्या कहा कि ये वो बेटे इशू है, ये वो प्रॉब्लम है जिसमें बोन्स इन जॉइंट जो हैं वो फोर्स्ड आउट हो जाती हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, अपनी नॉर्मल पोजीशन से निकल जाती हैं। फिर मैंने आपको उसके काजेज़ बताए। काजेज़ में मैंने क्या कहा कि सडन इम्पैक्ट से या ट्रोमा से, टेयरिंग ऑफ मसल्स भी हो सकते हैं, लिगामेंट्स के भी टेयरिंग हो सकती है और टेंडेंस की भी हो सकती है। थर्ड मैंने आपको क्या बताया कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से भी डिसलोकेशन जो है वो बोन्स की हो सकती है। सिम्टम्स में हमने इसके क्या पढ़ा, स्वेलिंग, इंटेंस पेन एंड इमोबिलिटी ऑफ इफेक्टेड जॉइंट। और ट्रीटमेंट में मैंने क्या कहा कि डिसलोकेटेड जॉइंट जो है उसको सक्सेसफुली करेक्ट कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। और सेकंड मैंने क्या बताया कि सर्जरी के ज़रिए भी जो है आपके स्ट्रेच लिगामेंट जो है उनको रिपेयर या टाइट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे देखो आपकी बुक में, यहाँ पे आपको कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं, इनकी तरफ ज़रा आप देखो। ये है एल्बो जॉइंट, ठीक है, ये एल्बो जॉइंट है, ये नॉर्मल जॉइंट है। नॉर्मल जॉइंट की जगह ये होती है, ठीक है, नॉर्मल इसकी प्लेसमेंट है। नॉर्मल में क्या है, ये आपको पता है, ऊपर से एक सिंगल बोन आ रही होती है, डैट इज़ नोन एज ह्यूमरस। और यहाँ पे दो बोन्स हैं, डैट इज़ रेडियस एंड अल्ना। और ये दोनों बोन्स, ये तीनों बोन्स यहाँ पे ज्वाइन है, ठीक है, इस जगह पे ये एक जॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, ये नॉर्मल एल्बो जॉइंट है। लेकिन अगर कभी आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप इवन कहीं भी गिर भी जाते हो, रोड पे, अपने घर में स्लिप हो जाते हो,
तो भी यहाँ पे क्या होता है कि इस जॉइंट की डिसलोकेशन हो जाती है, ये जॉइंट यहाँ से हिल जाता है। देखो अब क्या हुआ, आपका रेडियस यहाँ से ऊपर चला गया, अल्ना सॉरी ह्यूमरस जो है वो ऊपर चला गया, रेडियस और अल्ना भी अपनी जगह से, यानी कि ये जो जॉइंट था ये यहाँ से उतर गया है, ऊपर चला गया है ह्यूमरस। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिसलोकेटेड एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया, तो इसको जो है वो फिजियोथेरेपी के ज़रिए जो है वो ठीक किया जा सकता है, और अगर इन केस इसकी सीवियरिटी ज़्यादा हो तो फिर इसको सर्जरी के ज़रिए जो है वो ठीक करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल पोजीशन है, नॉर्मल एल्बो जॉइंट है, और ये वो एल्बो जॉइंट है जिसमें आपकी डिसलोकेशन हो चुकी है जॉइंट्स की। क्लियर हो गया? ये हमने अपनी पहली इंजरी जो है जॉइंट्स की, डेट इज़ डिसलोकेशन, कंप्लीट कर ली। अब हम मूव करते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड आपकी आती है स्प्रेन। A sprain is an injury to the ligament that connect bones in joint. Commonly injured ligaments are in the ankle, knee, and wrist. This can happen when the joint is pushed beyond its normal range of motion, causing the ligament to stretch or tear. Sprains are usually treated with physical therapy. Dressing is done to immobilize the sprain and provide support. सेकेंड हमारे पास आता है स्प्रेन। व्हाट इज स्प्रेन? बेटे स्प्रेन कहते हैं लिगामेंट की इंजरी को, वो लिगामेंट जो बोन्स को कनेक्ट करते हैं, कहाँ पे, किसी भी जॉइंट के अंदर। आपको पता है जॉइंट्स में क्या होता है, बोन्स मिली होती हैं, ठीक है ना, ऐसे ही ना, बोन्स कनेक्ट होके क्या बनाती हैं, जॉइंट बनाती हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि एक इंजरी हो जाती है उन लिगामेंट्स में जो कि बोन्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। लिगामेंट के अंदर जो है इंजरी जो होगी, वो लिगामेंट जो बोन्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और जॉइंट बना रहे हैं, उन लिगामेंट के अंदर जब इंजरी हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेन कहते हैं। और यहाँ पे आपके पास जो कॉमन काज आएगा स्प्रेन का वो क्या है कि ये कब होता है, जब आपका जॉइंट जो है वो फोर्स हो जाए बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन। यानी कि अगर कभी कभार जो नॉर्मल मोशन है ना, या यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज, यानी कि एक नॉर्मल रेंज होती है, एक आपकी एक लोकोमोशन है, एक चलने का अंदाज है, एक बैठने का अंदाज है, जो नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। मैं जैसे चल रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट पाँव रखे ज़मीन पे चल रही हूँ, लेकिन कभी कभार चलते चलते क्या होगा कि मेरा पाँव जो है वो मुड़ जाएगा, इस तरह की पोजीशन आती है, पाँव जो है वो टर्न हो जाता है चलते चलते एकदम। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाँव में क्या हुआ, स्प्रेन आ गई है, ठीक है। तो कॉमनली यहाँ पे जो कॉज है वो क्या है कि जब हमारा जॉइंट जो है वो फोर्स हो जाए बियॉन्ड इट नॉर्मल जो है रेंज। इस तरह तो नॉर्मली हम नहीं चलते, चलते तो हम ऐसे हैं, हमारा पाँव ऐसे ज़मीन पे होता है, लेकिन कभी कभार चलते चलते बेटे ऐसे हमारा पाँव मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये जो बियॉन्ड द नॉर्मल रेंज हमारी जो मोशन होती है, इस मोशन की वजह से क्या होता है कि लिगामेंट, जो हमारे लिगामेंट हैं पाँव के, जैसे ये एग्जांपल आपकी बनी हुई है, तो पाँव के जो लिगामेंट है वो क्या हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं, या वो टियर हो जाते हैं, फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उस केस में जो डिसऑर्डर होता है डैट इज़ नोन एज स्प्रेन। और स्प्रेन के फिर आगे आते हैं हमारे पास ट्रीटमेंट। स्प्रेन जो है यूजुअली इसको ट्रीट किया जाता है थ्रू फिजिकल थेरेपी के ज़रिए इसको जो है वो ट्रीट हो जाता है। इसके अलावा कभी कभार जो है इसकी ड्रेसिंग भी की जाती है, ताकि जो मोबिलाइज किया जा सके स्प्रेन को, और जो है वो ऐसे बैंडेज करके जो है इसको सपोर्ट भी देते हैं। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया स्प्रेन। मैंने आपको क्या बता दिया, स्प्रेन क्या है, कि स्प्रेन बेटे एक इंजरी है, किसकी इंजरी है, लिगामेंट्स की इंजरी है। वो लिगामेंट जो कि उन बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो बोन्स प्रेजेंट हैं जॉइंट्स के अंदर। कॉमनली इंजन लिगामेंट जो हैं वो कहाँ कहाँ, ज़्यादातर जो जनरली जो इस तरह के स्प्रेन कहाँ कहाँ आते हैं, हमारी रिस्ट में आते हैं, हमारे नी में आते हैं, और हमारे एंकल में जो है वो ज़्यादातर जो है स्प्रेन देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं इसके काजेज़ इसके क्या थे कि ये तब होता है जब जॉइंट को फोर्स किया जाए बियॉन्ड इट्स नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, यानी कि जो नॉर्मल मोशन थी उसके बियॉन्ड और तरह की मोशन हो जाए, यानी कि चलते चलते अगर इस तरह आपका पाँव मुड़ जाए तो आपको क्या होता है, स्प्रेन हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसको जनरली फिजिकल थेरेपी के ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कभी कभार अगर स्वेटी ज़्यादा हो जाती है तो आपको बैंडेज भी की जाती है, ताकि स्प्रेन को इमोबिलाइज किया जा सके। यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपको डायग्राम के साथ एक्सप्लेन की गई हैं। ये आपका फुट है,
ये चलते चलते जैसे मैं बता रही थी कि हम एकदम कभी कभार ऐसे होता है कि हम चल रहे होते हैं और चलते चलते हमारा पाँव मुड़ जाता है ऐसे, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन पाँव की ऐसे थी, नॉर्मल पोजीशन ऐसे नहीं, नॉर्मल पोजीशन तो स्ट्रेट होती है ऐसे, ठीक है। तो कभी कभार ऐसे इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर की तरफ पाँव का ऐसे इस डायरेक्शन में मुड़ जाना। इस डायरेक्शन में मुड़ने से क्या होता है कि जो आउटर लिगामेंट है, जो ये लिगामेंट, ये यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाइट कलर के, दीज आर लिगामेंट्स। तो क्या होते हैं कि ये लिगामेंट टियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको स्वेयर पेन होती है, और इस केस में इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज स्प्रेन। इसी तरह अगर आपका पाँव जो था, फुट जो था, वो इनवर्ड मूव कर गया, अगर और चलते चलते अगर वो आउटवर्ड भी कभी कभार जो है वो मूव कर जाता है, तब क्या होगा, जो इनर लिगामेंट है वो जो है उनका टियर हो जाता है, और तब भी आपको स्प्रेन हो जाता है। तो ये आपको कॉमन एग्जांपल दी हुई थी एंकल के स्प्रेन की। हमारा जो पाँव है, जो एंकल है, उसकी अगर स्प्रेन हो जाए तो उसकी आपको कॉमन एग्जांपल दी हुई है, ये इनवर्ड है और ये आउटवर्ड है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमने ये क्या पढ़ लिया, ये हमने इंजरीज टू जॉइंट जो हैं, 2 इंजरीज मैंने आपको पढ़ाई, दोनों की दोनों मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दी। क्लियर, समझ आ गई बेटे, इजी सा टॉपिक था ये, इतना डिफिकल्ट नहीं था। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डिसलोकेशन एंड स्प्रेन। अभी हमने जो जॉइंट्स के इश्यूज पढ़े हैं उनका ट्रीटमेंट क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होता है, जो फ़ौरन से पहले आप घर में ही कर लेते हैं, या अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, 11 2 वाले ही जो है उसको फटाफट से रिकवर करते हैं, डैट इज़ फर्स्ट एड, जो फ़ौरन किया जाता है हॉस्पिटल जाने से पहले। तो इसी पेज के एंड पे 269 ही पे अगर आप लोग आओ तो ये टॉपिक आपको दिया है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डिसलोकेशन एंड स्प्रेन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। First aid treatment for dislocation and sprain. First aid treatment for dislocation and sprain include the following step. Number 1, immobilize the affected area. Keep the affected area immobile and do not attempt to realign the dislocated joint using a sling or splint to support the limb. Number 2, elevate the affected limb. In case of dislocation, if possible, elevate the affected limb above to help reduce swelling. Number 3 था ये, नंबर 2, अच्छा नंबर 2 तो बेटे मैंने पढ़ा ही नहीं, सॉरी, पहले नंबर 2 को रीड करते हैं, ये मैं स्किप कर गई। नंबर 2 हमारा क्या था, अप्लाई आइस। अप्लाई एन आइस पैक और कोल्ड कंप्रेस टू द इफेक्टेड एरिया टू रिड्यूस swelling and pain. Number 3, elevate the affected limb. In case of dislocation, if possible, elevate the affected limb above to help reduce swelling. Number 4, seek medical attention. Dislocation and sprain require medical attention, so call for emergency medical services 1122 or take the person to the hospital for further evaluation and treatment. नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा बहुत इजी टॉपिक था, आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, इतना इजी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डिसलोकेशन एंड स्प्रेन। अभी आपने 2 हमने प्रॉब्लम्स पढ़े जो कि जॉइंट से रिलेटेड थे, एक था डिसलोकेशन और एक था हमारे पास स्प्रेन। तो जब कभी आपको डिसलोकेशन हो जाए या स्प्रेन हो जाए, तो उस केस में अगर अभी अब हॉस्पिटल नहीं पहुँच पा रहे, आपने घर ही में जो है वो कौन सी एहतियात करनी है, कौन कौन से जो हैं वो मेथड करने हैं, स्टेप्स करने हैं, वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहला स्टेप जो यहाँ पे है, डैट इज़ इमोबिलाइज द इफेक्टेड एरिया। आपने इफेक्टेड एरिया को क्या करना है, इमोबाइल कर लेना है और उसको हिलाने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। किसी भी स्लिंग की या स्प्लिंट की हेल्प लेनी है अपने लिम्ब को, यानी कि जहाँ पे भी आपको चोट लगी है, जहाँ से भी आपका जॉइंट जो है वो डिसलोकेट हो गया है या स्प्रेन आ गई है, उस एरिया को आपने बिल्कुल भी मूव नहीं करना, और वहाँ पे कोई ना कोई आपने क्या करनी है, सपोर्ट दे देनी है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, अप्लाई आइस, ठीक है। जो भी इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आपने आइस पैक रखना है बेटे, या आपने वहाँ पे आइस की जो है, जिसे हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि डिकोर करनी है, आपने उसको कंप्रेस करना है इफेक्टेड एरिया को, ताकि स्वेलिंग को और पेन को रिड्यूस किया जाए, कमी उसमें आ सके, कम किया जा सके। थर्ड यहाँ पे क्या पॉइंट है, एलिवेट द इफेक्टेड लिम्ब। जो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ गया, जो आपका एलिवेटेड लिम्ब है, आप अगर पॉसिबल हुआ,
अगर मतलब ये पॉसिबल है, आप कर सकते हो, तो आपने क्या करना है कि जो आपका इफेक्टेड लिम्ब है उसको आपने एलिवेट कर लेना, थोड़ा सारा ऊपर कर लेना, ताकि आपको स्वेलिंग में थोड़ा सारा जो है वो कमी आ सके। लास्ट नंबर 4 पॉइंट में क्या है कि डिसलोकेशन और स्प्रेन जो है जब भी आपको हो, फ़ौरन से पहले ये कुछ पॉइंट्स हैं, एहतियाती तदाबीर हैं जो मैंने आपको बताई हैं, ये आप फॉलो करें और आप 1112 को कॉल करें या फ़ौरन से पहले जो है हॉस्पिटल की तरफ मूव करें। ये कुछ पॉइंट्स थे। अच्छा, आपकी बुक में यहाँ पर डायग्राम्स भी बनी हुई हैं, ठीक है, डायग्राम बनी हुई है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर डिसलोकेशन एंड स्प्रेन। पॉइंट वाइज दिया हुआ है। नंबर 1 पॉइंट को देखो, इमोबिलाइज द इफेक्टेड एरिया। आपने अपने इफेक्टेड एरिया को मूव नहीं करना। पाँव पे इस तरह चोट लगी है तो स्ट्रेट लेट जाएं, ठीक है, और इसको स्ट्रेट कर लें। बाजू पे लगी है तो बाजू को भी आपने इसी पोजीशन पे रहने देना है, बार बार अपनी बाजू की पोजीशन चेंज नहीं करनी। और कोशिश करनी है कि कोई भी स्लिंग या स्प्लिंट ले लो, ताकि अपने लिम्ब को, जैसे ये एक बैंडेज होती है बेटे, ये ना इस एंकल सॉरी यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है, इसे क्या किया हुआ है कि इसको इस बैंडेज की वजह से सपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। तो आपने सपोर्ट देने की कोशिश करनी है और उसको मूव नहीं करना। नंबर 2 पॉइंट अगर आप देखो यहाँ पे, नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है कि आपने अपने इफेक्टेड एरिया में क्या अप्लाई करना है बेटे, आइस अप्लाई करनी है। आइस या कोल्ड कंप्रेस या आइस पैक की वजह से क्या होता है कि इफेक्टेड एरिया की जो स्वेलिंग है और जो पेन है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है। थर्ड पॉइंट अगर आप लोग देखो तो ये क्या है, एलिवेट द इफेक्टेड लिम्ब। जो आपका इफेक्टेड लिम्ब है, जहाँ पे आपको चोट लगी है, कोशिश आपने करनी है कि उसे आप थोड़ा सा ऊंचा कर लें, थोड़ा सा ऊपर कर लें, किसी स्पोर्ट से या किसी दूसरे पर्सन की हेल्प से, ठीक है। ये आपको उसकी पिक्चर दिखाई हुई है। और थर्ड में आपको मैंने क्या बताया था कि फ़ौरन से पहले एज सून एज पॉसिबल आपने कोशिश करनी है कि आप मेडिकल जो हेल्प है वो लें, 1112 को कॉल करें, और या फिर पर्सन को फ़ौरन से पहले जो है वो हॉस्पिटल लेके जाएं। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने पढ़ लिया फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑफ डिसलोकेशन और स्प्रेन। आज बेटे हमारा जो है बोन से रिलेटेड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। हमने बोन्स पढ़ ली, हमने जॉइंट्स पढ़ लिए, उसके बाद हमने बोन्स और जॉइंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर भी जो हैं वो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। कल मैंने आपको कुछ बताया था कि हमारे यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं जो कि मैंने उस टाइम नहीं पढ़ाए थे, वो मैंने कल फर्स्ट बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट किया, डेट इज़ ट्रांसप्लांटेशन। इसी पेज के अगर आगे आओ, पेज नंबर 265 पे आप लोग आओ, तो यहाँ पे भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए थे। इन पॉइंट्स को भी एक दफ़ा से मैं पढ़ा देती हूँ, ताकि अगर यहाँ पे भी कोई कन्फ्यूजन है या कोई डिफ़िकल्टी है तो बेटे वो भी आप लोगों को समझ आ जाए। पेज नंबर 265, आपकी बुक का पेज नंबर 265 है ये, ठीक है। पीछे आई हूँ मैं। ये आपने अच्छी तरह करना है। आपकी बुक में जितने भी यहाँ पे इस तरह के टेबल्स दिए होते हैं वो आपने चॉइस पे छोड़ने नहीं होते, उनको करना होता है। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और उसमें से MCQs भी आ सकते हैं। ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलेचर हेल्प्ड इन बाइपेडल पॉस्चर। द बाइपेडल पॉस्चर ऑफ ह्यूमंस इज लिंक्ड टू स्केलेटन एंड मसल या मस्कुलेचर इन सेवरल वेज, ठीक है। मसल ही से वर्ड निकला है। The human vertebral column has a distinctive S-shaped curve which help to distribute weight evenly and maintain balance while standing and walking. Human pelvis is shorter and broader which help to stabilize the torso and help the body weight on two legs. The human femur is also angled inward toward the knee joint which help to keep the body center of mass over the feet. It allows the stability while standing and walking. Number 4, the muscles are located in buttocks, are much larger in humans. They play a crucial role in stabilizing the torso and propelling the body forward while walking. The calf muscles are also well developed in humans, providing power for walking and running. Number 6, human foot has a longitudinal arch that help to absorb shock and distribute weight evenly across the foot. Number 7, the toes are shorter and less prehensile, allowing the foot to function more effectively as a lever during walking and running. इस पूरा जो टॉपिक अभी मैंने रीड आउट किया है बेटे, इसमें क्या बताया गया है कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन बींग्स का जो स्केलेटन है और जो हमारे मसल्स हैं, ठीक है, हमारे बोन्स, हमारा स्केलेटन और हमारा मसल्स बेटे जो है, हमारा पूरा जो एक सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया है मसल्स का और जॉइंट्स का और बोन्स का, ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है, ये किस तरह से हमें ईज आउट कर रहा है, किस तरह से हमें
हेल्प कर रहा है वो सारा यहाँ पे हमें बताया गया है, ठीक है। तो बेटे ये आपको बताया हुआ है कि वो कितना इफेक्टिव है, उसके कितने ज़्यादा फायदे हैं, जो हमारा पूरा एक सिस्टम है वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, वो सारा पॉइंट्स में आपको यहाँ पे बताया हुआ है। पहले आपको क्या बताया है कि हमारा जो वर्टिबल कॉलम है बेटे उसकी शेप क्या है, एस शेप कर्व आता है उसमें। अगर आप बोर्ड से देखो, हमने डिटेल से पढ़ी भी थी उसकी सारी वर्टिब्रास, मैंने आपको पढ़ाई थी। और इसका जो कर्व है इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, इस पोस्चर का। इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का वेट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और हमारे चलते हुए और खड़े हुए हमारी बॉडी का जो बैलेंस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ये इसकी एक इंपॉर्टेंस आप समझ लो, आपको बताइए। और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं सारे कि वर्टिबल कॉलम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है, तो आपको पता इस सारी चीज़ों का ये वही लिखा हुआ है। नंबर 2 में आपको बताया है कि ह्यूमन का जो पेल्विस है वो क्या होता है, शॉर्टर होता है और ब्रॉडर यानी कि चौड़ा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो टॉर्सो है वो स्टेबलाइज होता है। ये मैंने अभी इसलिए बताया क्योंकि अब हम सारी बोन्स के नाम पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ूंगी भी तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारी बोन्स के नेम, मसल्स, मसल्स कह रही हूँ, जॉइंट जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। अब आपको इसकी ईजिली समझ आ जाएगी। तो ह्यूमन पेल्विस जो ब्रॉडर है इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है बेटे, ये स्टेबलाइज करता है हमारी टॉर्सो को और हमारी बॉडी का वेट जो है वो 2 लेग्स पे हमारा पूरा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। थर्ड हमारा आता है ह्यूमन फीमर। ह्यूमन फीमर की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका एंगल जो है वो इनवर्ड होता है टूवर्ड नी, हमारे घुटने के जो नी जॉइंट है उसकी तरफ इसका जो है वो एंगल होता है और ये हेल्प करता है हमारी बॉडी के हमारी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो किसकी तरफ रहे, फीट की तरफ रहे। और इसकी वजह से हम अपने जो ह्यूमन फीमर है इसकी वजह से बेटे हम खड़े हो सकते हैं और हम लोग इजीली वॉक कर सकते हैं, चल सकते हैं। नंबर 4 में क्या है कि मसल, वो मसल जो हमारे बटक्स में मतलब हिप बोन के इर्द गिर्द जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं बेटे, ये मसल्स बहुत ज़्यादा लार्ज इन साइज होते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग में। और इनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये वो तमाम मसल जो बटक्स एरिया में प्रेजेंट हैं बेटे वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन स्टेबलाइजिंग द टॉर्सो, और ये हमारी बॉडी को प्रोपेल करते हैं जब हम लोग वॉक कर रहे होते हैं, जब हम लोग चल रहे होते हैं। उसके बाद आता है काफ मसल्स। काफ मसल भी ह्यूमन बीइंग में बेटे बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये भी हमें भागने में और चलने में हेल्प आउट करते हैं। आगे बात आती है ह्यूमन फुट की, यानी कि जो हमारा पाँव है बेटे इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल आर्च प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है कि किसी किस्म का भी शॉक जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके और हमारी जो बॉडी का जो वेट है वो इसकी वजह से इवनली जो है वो फुट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है और हम इजीली जो है वो चल सकते हैं। लास्ट में आपको बताया कि टोज जो हैं हमारे वो शॉर्टर होते हैं और लेस प्रीहेंसाइल होते हैं, जिसकी वजह से हमारा फुट जो है इफ़ेक्टिवली जो है वो वॉक करता है और रन कर सकता है। क्लियर। इसके बाद अगर यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सारा कुछ इश्यूज दिए हुए हैं हमारे। अगर हमारा पॉस्चर जो है वो इम्प्रॉपर हो, सही आपका पॉस्चर ना हो, आपका बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, लेटने का तरीका जो है वो अगर सही ना हो, हम उसको कहते हैं पॉस्चर ठीक ना हो, तो कभी कभार कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो हो जाते हैं। वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रॉब्लम ड्यू टू इम्प्रॉपर पॉस्चर, प्रॉब्लम problems due to improper posture. Improper posture can negatively affect bones and joints, causes vertebral misalignment. This can lead to back and neck pain and herniated disc by putting pressure on vertebra and nerves. Joint strain. Poor posture can strain neck, shoulder, hips, and knees, leading to pain, inflammation, and potentially arthritis. Muscle imbalances. Overuse and underused muscle from poor posture can pull bones and joint out of alignment. कभी कभार बेटे हमारा अगर पॉस्चर ठीक ना हो तो उसकी वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो हमें प्रॉब्लम आ जाते हैं और हमें उन्हें फेस करना पड़ता है। और इम्प्रॉपर पॉस्चर की वजह से बोन्स में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, बोन्स के ऊपर और जॉइंट्स के ऊपर। वो कुछ आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है वर्टिबल मिसअलाइनमेंट। इसकी वजह से क्या है कि अगर आप लोगों का सिटिंग पॉस्चर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से आपकी बैक में और नेक में जो है, आपकी जो पीछे से अगर नेक देखें, पीछे से बैक जो आ रही है, इसमें क्या होना शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम होना शुरू। तो बेटे मैं आपको क्या बता रही हूँ कि कभी कभार हमारी सिटिंग पॉस्चर ऐसे होता है जिसकी वजह से हमारी बैक और नेक में पेन शुरू हो जाती है। और ये क्यों होती है कि यहाँ पे बेटे आपके जो पॉस्चर है
हेरिनेटेड डिस्क जो यहाँ पे इस एरिया में प्रेजेंट होती हैं उनके ऊपर क्या पड़ता है, एक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके वर्टिब्रा और नर्व जो हैं वो प्रेशर में आ जाते हैं और आपको फिर बैठने में बहुत प्रॉब्लम होती है, आपकी बोन्स में पेन शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में भी, अपना जो सिटिंग पॉस्चर है वो स्ट्रेट सही रखना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे जो बहुत ज़्यादा टेक लगा के बैठे होते हैं, वो पता ही नहीं चलता ये बैठे हैं या लेटे हैं। तो इस तरह से जो है आपको नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल कोशिश करें कि विदाउट टेक स्ट्रेट बैठे हैं आप, उस केस में भी आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है जॉइंट स्ट्रेन। जॉइंट स्ट्रेन भी पुअर पॉस्चर ही से ही होता है। इसमें क्या होता है कि आपके नेक, शोल्डर, हिप्स और नीज जो हैं इनमें शदीद पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और अगर ये आप अपना पॉस्चर ठीक नहीं करेंगे तो इसकी वजह से आर्थराइटिस भी जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट क्लास आपको क्या बताया हुआ है, मसल इम्बैलेंसेस। कभी कभार हमारा पॉस्चर ऐसा हो जाता है कि हम अपनी बॉडी के कुछ मसल्स को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं और कुछ मसल्स को हम बिल्कुल यूज़ ही नहीं करते, ठीक है। उनकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बोन्स हैं और जो हमारे जॉइंट्स हैं उनकी अलाइनमेंट जो है वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इन शॉर्ट बेटे तमाम के तमाम जितने भी हमने प्रॉब्लम्स पढ़े ये सारे के सारे हमारे पॉस्चर से रिलेटेड थे, यानी कि आपका जो बैठने का स्टाइल है, जो आपकी सिटिंग है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, खड़ा होना, बैठना, लेटना। तो उसकी वजह से ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं वो ओवरकम किए जा सकते हैं, ख़त्म किए जा सकते हैं। क्लियर। तो बेटे ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डैट इज़ मसल्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।